हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हम कर सकते हैं। ओके। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बीच में कुछ दिन का गैप हो गया, तो थोड़ा पुनरावृत्ति करेंगे। अभी तक जो हमने क्रमिक रूप से चर्चा की, उसमें मुख्य जो बिंदु थे वो ये थे कि सबसे पहले पॉइंट था जीवन का लक्ष्य भक्ति ही करना, और भक्ति करने का तरीका आरंभ है श्रद्धा। श्रद्धा प्रकट होती है शरणागति के माध्यम से। शरणागति होती है 6 उसके अवयवों से, जिसमें अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम पहले 2 हैं। जो प्रतिकूल चीजें हैं, रूप गोस्वामी इसको बताए हैं, मुख्यतया ये 6 प्रतिकूल चीजें हैं। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति। तो ये जो 6 चीजें हैं जिनसे भक्ति का नाश होता है, जो प्रतिकूल हैं भक्ति के लिए, हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारी मॉडर्न प्रेजेंट डे इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन है, वो तो पूरी इन 6 प्रतिकूल चीजों पे ही आधारित है, उन्हीं को प्रोत्साहित करती है। फिर हमने इसके अलग अलग उदाहरण और कुछ गहराई में हमने अध्ययन किया कि कैसे ये आधुनिक जो सभ्यता है, वो ये जो 6 प्रतिकूल चीजें बताई गई हैं भक्ति में, कैसे इन 6 चीजों को प्रमोट करती है या उस पर ही आधारित है। उसकी बहुत और डिटेल है, लेकिन एक उदाहरण के लिए, केवल एक सैंपल के लिए हमने कुछ पॉइंट्स उसके डिस्कस किए हैं कि कैसे ये जो पाश्चात्य जीवन शैली है वो प्रतिकूल है, लेकिन आने वाले समय में, अलग अलग समय में हम उसकी और अलग अलग व्याख्या, चर्चाएं कर सकते हैं, करेंगे भी। और हम सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि हम लोग जितना अच्छे से उसको समझ पाए। हमारा मतलब पूरा विश्वास क्लियर होना चाहिए, हमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि जो वैदिक संस्कृति है वो अनुकूल है, और उसके अलावा जितनी भी ये जीवन शैलियां हैं, विशेष रूप से जो पाश्चात्य जीवन शैली है, वो किस तरह से प्रतिकूल है, जिससे कि हम इस निर्णय पर आ सकें कि अगर हमें जीवन का हमारा लक्ष्य भक्ति ही करना है, तो फिर हमें विकल्प देखना होगा इस आधुनिक जीवन शैली का, और वो विकल्प ऑलरेडी है वैदिक संस्कृति, भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई संस्कृति। हमें उसे अभी कैसे लागू करना है, उसे कैसे अपनाना होगा, इसके ऊपर अभी अगला चिंतन होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा फिर आज का विषय, आज का कक्षा का आरंभ होता है। तो ये जो इसमें अभी कुछ
बेसिक चीज़ें पहले थोड़ा सा हम इसके ध्यान में ले आएं कि कई बार ऐसा विचार आता है कि ठीक है, हम जो है ये आधुनिक जो जीवन शैली है इसकी खराब चीज़ें नहीं अपनाएंगे, अच्छी चीज़ें अपना लेंगे, यानी रहेंगे उसी संस्कृति में, मोर और लेस वही फ्रेमवर्क रहेगा। कुछ खराब चीज़ें हैं वो इसकी छोड़ देंगे, यानी रहेंगे हम शहरों में ही, और शहर में रहते रहते और जैसे जॉब करेंगे, लेकिन जॉब थोड़ा ऐसा करेंगे जिसमें कि बहुत ज़्यादा पाप कर्म नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस समय हमें कुछ मिलेगा ऐसा हम सोच सकते हैं, प्रयास करेंगे। या ऐसा हो सकता है विचार कि हम ठीक है पैसा है लेकिन उसको अपने इंद्रिय भोग में नहीं लगाएंगे, उसे हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, या उतना ही कमाएंगे जितना कि हमें आधारभूत चीज़ों की आवश्यकता है। ऐसे करके एक विचार हो सकता है कि क्या ये संभव नहीं है कि हम समझ गए कि आधुनिक जीवन शैली जो है वो पाप में है और प्रतिकूल है। अभी क्योंकि हम समझ गए हैं इसलिए हम उनकी ये सब जो खराब चीज़ें हैं उसको छोड़ेंगे और जो सही चीज़ें हैं उसको केवल ले लेंगे और उसी फ्रेमवर्क में रहेंगे। तो इसमें हम को फिर आगे ये समझने की ज़रूरत है कि ये संभव नहीं होगा, क्योंकि वो जो पूरी जीवन शैली है वो ताना बाना है, वो पूरा उसकी जो जड़ है, उसकी ग्रास रूट है, वो सब इन्हीं 6 प्रतिकूल चीज़ों पे ही आधारित हैं। इसलिए आप जिसका बीज ही ऐसा है उसमें से आप कैसे अलग प्रकार का फल प्राप्त कर पाओगे। कुछ हद तक हम उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे तो हम कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। जब पूरा बेसिस ही पाप में है तो आप उससे पाप से कितना क्या बचेंगे आप। और पूरा जो समाज है जब वो उसी गलत सिद्धांतों पे, कुछ सिद्धांतों पे चल रहा है, तो आप अलग सिद्धांतों पे चलना चाहेंगे तो आप पाएंगे कि आप उसमें चल ही नहीं पाएंगे। आप यू विल बी ऑड मैन आउट। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं मान लीजिए, और सारा संसार जो आप आधुनिक है उसमें बिजनेस का मानदंड है पूरा येन केन प्रकारेण, जितना हो प्रॉफिट कमाओ जितना ज़्यादा, तो आप कंपटीशन में ही नहीं टिक पाएंगे आप। उसी प्रकार से जॉब्स का भी है। आपको जिस प्रकार के जॉब हैं, जो प्रकार की आपकी आवश्यकता है, आप नौकरी कर रहे हैं, तो जो बॉस या जो भी कंपनी या जो भी कल्चर है, कॉरपोरेट कल्चर है, मान लीजिए आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिलता है, तो आप तो उसमें एक बहुत छोटे से नौकर हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने वर्किंग आवर्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप वर्किंग कल्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अलग रहने की कोशिश करेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑड मैन आउट होंगे। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं भक्तों में। फॉर इंस्टेंस एक भक्त किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो अभी इस्कॉन में आने से पहले तो चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे इस्कॉन के संपर्क में आने के बाद उन्होंने देखा कि ये तो जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो तो कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध हैं। बच्चों को कैसे न कैसे भर्ती कराना और डिमांड कि भाई पीएचडी आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको अभी आगे फिर रख नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका दूसरे पीएचडी उपलब्ध है, तो इनको ही पीएचडी करना पड़ा। पीएचडी करने में बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा समय गया, उसकी वजह से भक्ति डिस्टर्ब हुई। तो ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं जिसमें कि इस संसार का, इस आधुनिक जीवन शैली का भाग बने हुए हम इतने छोटे से कलपुर्जे हैं उसके, इतनी बड़ी मशीन के, यदि हम मशीन के एक छोटे से कलपुर्जे हैं तो हम कैसे एक कलपुर्जा होते हुए उस मशीन के अनुसार नहीं चलेंगे। ये कैसे संभव होगा? ये संभव नहीं होगा। तो इसीलिए अगर कोई विकल्प है इसका तो ये है कि हमें एक पूरी अलग मशीन, अलग एक व्यवस्था स्थापित करनी होगी, यानी वैदिक संस्कृति का एक मॉडल पूरा हमें रखना होगा। उसी में ही संभव है कि हम ये सारी जो प्रतिकूलताएं हैं उससे बच पाएं।
तो इसीलिए श्री प्रभुपाद ने भक्तों को कहा कि आप जो हैं इस आधुनिक जीवन शैली को छोड़कर आप जमीन एक्वायर करके गाय रखकर वहां पर एक सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों को जिए, जिनको हम हरे कृष्णा फार्म कम्युनिटीज कहते हैं, कृषि समुदाय। और श्री प्रभुपाद ने कहा ये सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों को यहाँ पर हम अनुशीलन करें और फिर उस पर हम पूर्ण वर्णाश्रम को स्थापित करें और ऐसे मॉडल्स हम लोग क्रिएट करें, और फिर धीरे धीरे जो समाज है वो इन मॉडल्स को देख देख करके सीखेगा, या जो बड़े लीडर्स हैं वो इन मॉडल्स को देख करके उसको बड़े स्तर पर इन सिद्धांतों को स्थापित कर पाएंगे। तो ये जो है इंस्ट्रक्शन श्री प्रभुपाद ने दी टू एस्टैब्लिश हरे कृष्णा फार्म कम्युनिटीज। अभी हमें ये धीरे धीरे समझना होगा कि क्या है ये हरे कृष्णा फार्म कम्युनिटीज में, कैसे काम होगा, कैसे कार्य होगी, अर्थव्यवस्था कैसे होगी, सादा जीवन का अर्थ क्या है, कैसे हमारा जीवन सादा होगा, हमारे जीवन की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, और कैसे उसमें साथ साथ में हमारा जो भक्तिमय जीवन है कैसे संपन्न होगा, उसको अभी हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो उसमें भी बहुत सारी गहराइयाँ हैं, तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके कुछ उनकी मुख्य चीज़ें जो है वो समझने का प्रयास करें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि धीरे धीरे समय रहते रहते हमें समझ में आएंगी, या उसकी उपयोगिता जब बनेगी तब हमें वो समझ में आने शुरू होंगी चीज़ें। तो सादा जीवन का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हम स्थानीय स्तर पे, यानी जहाँ हम रह रहे हैं जमीन पे, और जो आसपास की जमीन है जहाँ से हम वॉकेबल डिस्टेंस चल करके या बैलगाड़ी का उपयोग करके जितना तक हम जा सकें उतनी दूरी के अंदर से ही हमारी सारी मूलभूत आवश्यकताएं का 95% 99% भाग वहीं से पूरा हो। केवल ऐसी बहुत थोड़ी चीज़ें जो कि स्थानीय रूप में स्थानीय स्तर पे उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं, लेकिन वो मूलभूत है, जैसे कुछ नमक मसाले और कुछ मेटल्स जो कि स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं कराया सकते लेकिन जिनका विकल्प भी नहीं है, तो ऐसी चीज़ें के लिए ही केवल हमें उनका बाहर से उनको लेनी पड़े, खरीदनी पड़े, यानी कि अन्यथा सभी चीज़ें हम ही स्थानीय रूप से रहते हुए मिलकर के अभी सभी अपनी आवश्यकताओं को हम उगाएं। तो उसमें आवश्यकताओं में गुड्स एंड सर्विसेज दो प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। तो जो गुड्स हैं, जो पदार्थ हैं, उनको हम जमीन और गाय से प्राप्त करें, खेती से और गोरक्षा से प्राप्त करें। और जो सेवाएं हैं, तो जो हम साथ में ही रहेंगे तो हम जो भी सेवाएं हैं वो कर सकते हैं, जैसे कि अध्यापन का कार्य है, वो एक सेवा है, वो कोई एक गुड्स नहीं है, वो सर्विसेज है। तो ये चीज़ें जो हैं जब हम रहें तो जो भी सर्विसेज हैं वो भी हम लोग वहीं पे रेंडर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक स्वावलंबी यूनिट तैयार की जाए इन सिद्धांत पे कि कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस व्हाट यू नीड। इसको हम कहेंगे सिंपल लिविंग। कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस व्हाट यू नीड। जो हम स्थानीय रूप से हम मिलकर के उत्पादन करते हैं, हम उसी चीज में संतुष्ट होंगे अपनी शरीर की आवश्यकताओं को लेकर के। जो चीज हम उत्पादन नहीं कर सकते उनका उपयोग हम नहीं करेंगे, यानी कि जो भी बाहर से खरीदना इत्यादि वो नहीं होगा।
केवल मिनिमम, जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ें यहाँ उत्पादन हो ही नहीं सकता है और जो मूलभूत हैं केवल उन्हीं का ही हम खरीदारी करेंगे। बाकी हम केवल जो हम खुद उगाएंगे उन्हीं चीज़ों का उपयोग हम करेंगे। कंज्यूम व्हाट यू प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस व्हाट यू नीड। और हम उगाएंगे भी ऐसी चीज़ों को ही जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ऐसी कुछ चीज़ हो सकती हैं जो हम स्थानीय रूप से उगा सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं नहीं भी हैं तो हम उनको भी नहीं उगाएंगे। तो इस तरीके से ये सादा जीवन का बेसिक सिद्धांत लेकर के हम बढ़ेंगे और जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ भक्त संघ है तो वहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम तो होंगे ही। तो इस प्रकार से सादा जीवन और उच्च विचार होगा। तो अभी ये प्रस्ताव है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जब उनको ये कृष्ण भावनामृत की समझ आती है, जीवन का लक्ष्य क्या है ये उनका निर्धारित होता है। कुछ साल लगते हैं, संपर्क में आते हैं, कम से कम 3-1 साल के अंदर उनको मिलते हैं जो 3 साल डिग्री खत्म होने तक, उसमें उनकी एक बेसिक कृष्ण कॉन्शियसनेस की समझ आती है और ये जो वर्णाश्रम सिंपल लिविंग की आवश्यकता है इसकी समझ आती है। उसके बाद जब कॉलेज कंप्लीट होता है और अगला डायरेक्शन में जाना है, चूज करना है, उस समय में ये विचार जो भी हमने किए उस सब के आधार पे अभी एक ये प्रस्ताव है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में, जिनको ये बहुत हृदय के अंदर स्पष्ट है कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति ही है, और ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रतिकूल वातावरण में नहीं होगा, इससे अनुकूल वातावरण अगर मेरे को चूज करने में, अगर मेरे को चूज करना है तो मैं अनुकूल ही चूज करूं, प्रतिकूल को चूज नहीं करूं। ऐसे जो विद्यार्थी हैं वे लोग फार्म कम्युनिटीज में आए। और अब उसमें एक बात, प्रश्न ये आता है कि भाई ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम, ये एक अगला प्रश्न उठता है, उसके भी कुछ विचार कर लें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर समझ लें। तो सामान्यतया ये कैसे निर्धारित होता है कि कौन किसको ब्रह्मचारी रहना चाहिए, किसको गृहस्थ रहना चाहिए, पहले इसके एक बेसिक्स को समझें। सामान्यतया समाज में सभी लोग गृहस्थ ही होते हैं। आजीवन ब्रह्मचारी रहना वो संन्यास के बराबर है। वो बहुत ही एक रेयर चीज है, विशेष रूप से कलयुग के अंदर। भक्तिनाथ ठाकुर ने भी कहा है कि कलयुग में गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति करना ज्यादातर लोगों के लिए वही सुलभ है। तो नॉर्म ये है कि बचपन में हम गुरुकुल में, गुरु के सानिध्य में, गुरु के मार्गदर्शन में हम चरित्र विकास, चरित्र निर्माण और व्यवहार की शिक्षा इत्यादि, शास्त्रों की शिक्षा इत्यादि लें, और फिर उसके बाद अपने अपने वर्णों की शिक्षा लें, जीविकोपार्जन वृत्ति की शिक्षा, अर्थात वर्ण शरीर जीविकोपार्जन कैसे करेंगे वो शिक्षा लें, और फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम प्रवेश करें। क्योंकि वृत्ति की शिक्षा जो हमने ली है यानी जीविकोपार्जन की, तो वो गृहस्थ आश्रम के लिए ही आवश्यक है। तो वो शिक्षा हम लेने के बाद में तैयार हो गए हैं गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने के लिए। अभी जो भी हमारे गुरुजन हैं, विशेष रूप से जो हमारे गुरुकुल के अध्यापक गण हैं, वो ये देखें कि ये जो बच्चा है क्या इसके अंदर ऐसे विशेष गुण हैं जो इसको आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए हम सलाह दे सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो गुरु जो है उनको आजीवन ब्रह्मचारी रहने के लिए कह सकते हैं। अन्यथा सभी तो गृहस्थ आश्रम में ही जाने की तैयारी शुरू से ही कर रहे हैं। और अगर बाद में कोई ब्रह्मचारी भी कोई रह पाया या अध्यापक ने कहा कि आप ब्रह्मचारी रहिए, तो भी जो भी हमने सीखा है अपने वर्ण की शिक्षा वो व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि इससे बहुत सारे हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं और शरीर बनता है,
तो इसलिए वैसे भी वो कभी उसका कोई लॉस नहीं है। तो इस तरह से हर व्यक्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम के लिए तैयारी करता है और फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अभी जो हमारे सिटी टेम्पल्स हैं तो ये वर्तमान समय में जो है एक आपातकालीन स्थिति की तरह से है, क्योंकि बचपन से हम गुरुकुल में नहीं जा पाते हैं, पूरा भौतिकतावाद फैल गया है और पाश्चात्य जीवन शैली फैल गई है, इसलिए वो जो गुरुकुल शिक्षा, वो जो संस्कृति थी, वो बचपन से तो हमको नहीं मिली। इसलिए परिणाम ये है कि हम लोग लगभग 20-22 साल की उम्र में हम जो हैं वो अभी कृष्ण भक्ति के संपर्क में आए और समझे, और इस चीज़ पे कि अभी वर्णाश्रम क्या है, ये चीज़ हमें समझते हमारी उम्र जनरली 21 साल, 20 साल, 25 साल लगभग इतनी हो जाती है। तो अभी ऐसे अवस्था में फिर आगे किस तरह से बढ़े, तो उसमें भी जो बेसिक सिद्धांत है कि जो हमारे यूथ हैं उनको जो गाइड कर रहे हैं, है ना, वो लोग देखें कि कोई अगर विद्यार्थी के अंदर विशेष रूप से ब्रह्मचारी रहने के लिए कुछ उनके गुण हैं तो वो उनको रिकमेंड करें। अन्यथा जनरल ट्रेंड ये हो कि यूथ जो हैं वो एक अपने गृहस्थ आश्रम की तैयारी करें, और जो भी उनके गुरुजन होंगे, जो गाइड होंगे, वो भी उन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व भी करेंगे, उनसे बातचीत में भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई उनको क्या लगता है, क्या इच्छा है। लेकिन वो अंतिम निर्णायक जो है वो स्टूडेंट की इच्छा नहीं हो, क्योंकि हम कई बार अधिकतर अपने को ढंग से प्रॉपरली जज भी नहीं कर पाते हैं। हम कुछ कृत्रिम कारणों से या ऊपरी कारणों से कुछ सोचते हैं कि नहीं हम ब्रह्मचारी रहेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो गुरु हैं या जो वरिष्ठ हैं वो देख पा रहे हैं कि इनके अंदर से आजीवन ब्रह्मचारी रहना इनके लिए मुश्किल है। तो इसलिए अंतिम निर्णय जो है वो बस सलाह मशवरे से होना चाहिए, पर उसमें ये बात समझनी चाहिए कि जो भी विद्यार्थी हैं कि जो उनके गुरुजन हैं उनको वो स्वीकार करें उस निर्णय में, क्योंकि वैसे ही ब्रह्मचारी जीवन का सार है गुरु की आज्ञा का पालन। तो अगर गुरु वैसे भी देख रहे हैं, या हो सकता है कि वो कहें कि ठीक है तुम ब्रह्मचारी भी रह सकते हो, लेकिन विशेष कारणों से सेवाओं की आवश्यकता से वो ऐसा ही बोल सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जाए, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम ये चीज़ को अपने जो सीरियस सिंसियर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोग इस प्रकार से ट्रेन करना चाहते हैं कि वो लोग जो हैं, मुझे अपना जीवन जो है वो परफेक्ट करना है, भगवान की सेवा में पूरा समर्पित करके मुझे अपने इस जीवन को परफेक्शन पे लाना है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। ये पहले उनका समझ बने। आश्रम चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम होगा चाहे गृहस्थ आश्रम होगा, वो नेक्स्ट स्टेप है, वो थोड़ा समय बाद में उसका निर्णय होगा, लेकिन पहले ये वाला निर्णय होगा कि मुझे क्या लाइफ को डेडिकेट करना है कृष्ण भावनामृत की पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, या मेरा जो करियर और जो भी बाह्य समाज के अंदर, संसार के अंदर जो पैसा कमाना इत्यादि जीवन का वो लक्ष्य माना जाता है, मैं उसको साथ में लेकर के और जितना भक्ति होगा उतना भक्ति करूँगा। तो ये दोनों जो डायरेक्शन है, इसमें पहले निर्णय हो कि हमारी कौन सी हम चूज कर रहे हैं। तो कम से कम जो कॉलेज के ख़त्म होने तक, यानी फाइनल ईयर में ये चिंतन, ये विचार ये होना चाहिए। पहले जो साल है उसमें तो बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में चिंतन हो, उसमें आश्रम या ये जो है इस विषय में समय लगेगा क्योंकि पहले उसका ज्ञान होगा। तो विशेष रूप से 2-3 साल के बाद, 2-1 साल के बाद में संपर्क में आने के 2-3 साल के बाद में ये फिर विचार होना चाहिए, इसलिए हम ये चर्चाएं कर रहे हैं अभी। फिर उसमें जिन स्टूडेंट्स का ऐसा है कि हमें जो है वो अपना करियर तो आगे डेवलप करना है, जो भी करियर इन द मटेरियल सेंस, मटेरियलिस्टिक सेंस,
और साथ साथ में हम जितना हो सके उतना भक्ति करेंगे तो ठीक है। सो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ठीक है, फिर आप जो भी है जॉब कीजिए और भक्तों के संपर्क में रहिए, जितना भक्ति हो सके कीजिए। सो वो रिजेक्टेड नहीं है, अल्टीमेटली सब लोग अपने अपने को चूज़ करना है तो वो ऐसा चूज़ करें, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए फिर हम उनको उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। जितनी वो भक्ति करेंगे हम उनके साथ हैं, जितना भी कर पाएंगे। तो वो फिर अपने प्लेसमेंट की तैयारी करें और जॉब की तैयारी करें और आगे बढ़ें। और उसमें ये हाँ लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि फिर ऐसा ही होगा कि भक्ति जितनी हो गई आप सर्कमस्टेंस के अनुसार होगी। कैसा जॉब मिलेगा आपको, वहाँ भक्त संग मिलेगा नहीं मिलेगा जो भी है, फिर वो क्योंकि उन्होंने चूज़ किया है तो कि भाई भक्ति जितनी हो जाए तो फिर उसी प्रकार की अपेक्षाएं भी रहें। फिर आगे ऐसा नहीं कि अरे प्रभु जी अभी हमारी भक्ति तो ये छूट गई है, बहुत ही कम होती है, क्या करें। तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जितनी हो पाए हो जाए, बस ऐसे करना पड़ेगा। हाँ प्रयास उसमें भी करते रहे, जहाँ जहाँ पर भी चूज हमारे पास चॉइस आती हैं जितनी भी संभव है। कोई ऐसी मान लीजिए आपको 2 सिटी में मिल रहा है, यहाँ भी आ सकते हैं यहाँ भी आ सकते हैं, तो आप देखें जहाँ पर अच्छा भक्त संघ है वहाँ पर चूज़ करें, ऑप्ट करें। तो वो फिर एक जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उस प्रकार की दिशा में हम लोग उनको गाइड करना चाहते हैं, उस दिशा से यथासंभव। और जो अन्य जो स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए कोई स्टूडेंट हैं जो क्लियर है कि हमें अपना लाइफ जो है वो डेडिकेट करना है कृष्ण भावनामृत को पूर्णता को प्राप्त करने के लिए, उनके लिए फिर कॉलेज की स्टडीज़ के बाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम उनका हो, जिसमें कि एक बेसिक आश्रम का जीवन जो है, हालांकि इन्होंने बेस में रहते कुछ तो सीखा ही है, उसका और थोड़ा सा आश्रम में रह करके एक्सपीरियंस हो जाए, उनकी रेगुलरिटी बन जाए। जप करना है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, कई कई घंटे एक्सटेंडेड, पूरा दिन, घंटे नहीं पूरा दिन सेवा जप इत्यादि में लगाएं, श्रवण कीर्तन में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपीरियंस, फिर अलग अलग मृदंग करताल, ये कुछ बेसिक कृष्णा कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग हो जाए। काफ़ी कुछ बेस में रहने वाले स्टूडेंट्स की ये हो ही जाती है, और जो थोड़ी बहुत जो बची है वो उसके बाद में पूरी हो जाए। और फिर उसके साथ साथ में फिर ये फार्म कम्युनिटी की ट्रेनिंग हो, वो स्टूडेंट जो हैं कुछ 6 महीने फार्म में रहें और वहाँ के जीवन को भी देखें और देखें कैसे वहाँ सूट सेट हो पा रहे हैं, समझें उसके वहाँ पर जा कर के। तो ये एक पद्धति है जिसको हम धीरे धीरे अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने जो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ में। इसमें और बहुत सारे चीज़ें हैं, पहलू जो धीरे धीरे हमें डिस्कस करने होंगे, जैसे कि पेरेंट्स का क्या होगा, कैसे वो उनको हम लोग कैसे उनको बताएंगे, या उनका वो हमारे साथ रह सकेंगे, क्या नहीं रह सकेंगे तो कैसे होगा, ये सब फिर केस टू केस चीज़ें डिस्कस करनी होंगी। या कोई प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम उसे डील करेंगे, क्योंकि वो बहुत सारे विषय हैं। और जो ये फार्म में हमें अपना आवश्यकताओं को खुद उगाना है, तो उसमें फंक्शनलिटी कैसे होगी, कैसे कैसे हम इन चीज़ों को सीखेंगे और क्या क्या सीखेंगे, और फिर इकोनॉमी कैसे चलेगी, जो हम उगाएंगे जो भी हम प्रोड्यूस करेंगे वो इंडिविजुअल क्या की प्रोप्राइटरशिप में होगा या वो कंबाइंड होगा, ये सब बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम जब वो ट्रेनिंग आएगी जब उस प्रकार की, तब हम उसको कर सकते हैं, या तो जब प्रश्न होंगे मन में तब कर सकते हैं, क्योंकि वो डिटेल जो है तभी ढंग से उसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है जब कोई सीरियसली उस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तभी वो एक प्रश्न भी कर पाएगा और तभी समझ पाएगा। तो इसलिए मैं जो है अभी उसकी एकदम से अपने आप से उनकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। सो यहीं तक ही
स्टॉप करना चाहता हूँ, और फिर जैसे जैसे जिन जिन का आगे इसमें विचार बनता है उसके आधार पर फिर आगे हम लोग इसको देखेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो मेरा प्रश्न ये था कि आपने कहा है कि ब्रह्मचारी लोग थोड़ा सा आपकी आवाज ना धीरे आ रही है। एक हरे कृष्ण प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु, किसी भी आश्रम में जाने के लिए सही जैसे आपने बताया कि हम बेस में रहते हैं और वहाँ पे भी कुछ हमारी ट्रेनिंग होती है और फिर उसके बाद मंदिर में जाएं और फिर वहाँ बाकी ट्रेनिंग हम लें, तो उसके लिए प्रभु सही एज उम्र आपके हिसाब से कितना होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम डिसीजन ले लें? एज तो उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं करेगी। एज तो आप लोगों की अलग अलग हो सकती है, लेकिन मेन तो यही हुआ कि आपकी जब डिग्री, जो भी आपका कॉलेज है वो जब कंप्लीट हो जाएगा, जो भी कोर्स आप प्रेजेंटली कर रहे हैं वो जब पूरा हो जाएगा तभी आप मंदिर में जा पाएंगे ट्रेनिंग के लिए। उससे पहले जा नहीं पाएंगे, है ना। और कॉलेज कंप्लीट करने के बाद में आप अगर दूसरे कोई कोर्स में एंटर हो गए, मान लीजिए पीजी में आप एंटर हो गए, तो फिर तो दोबारा से फिर 2 साल 3 साल के लिए आप बिजी हो जाएंगे, और फिर उसमें वो पीजी कोर्स करने में फिर वहाँ पर कहाँ पर होगा वो कोर्स, वहाँ भक्तों का संग मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो तो एक अलग पहलू हो जाएगा। तो अगर वो करना है तो वो तो ये सीक्वेंस ये होगा कि जब आपका जो भी कोर्स आप कर रहे हैं कॉलेज का वर्तमान समय में, वो कंप्लीट करने के बाद तुरंत बाद वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। वही उसका सुटेबल समय है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज। किसी की एज 20 भी हो सकती है, किसी की 22 भी हो सकती है, लेकिन जब भी आपका कॉलेज खत्म हो उसके इमीडिएटली बाद शुरू करना ही राइट टाइम है उस ट्रेनिंग का। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रभु, मैं ये बोल रहा था कि जैसे डिग्री करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद फिर अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो एक जॉब की इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि फिर एक गैप हो जाएगा। तो इसमें किस प्रकार कर सकते हैं जॉब की अगर इनसिक्योरिटी ऐसा लगता है? लेकिन हम पहले ये विचार करें ना कि ये कौन से वाले स्टूडेंट हैं, इनका जीवन में इन्होंने क्या अपना दिशा लिया है कि भाई इनको जो है जॉब करना है और साथ साथ में भक्ति करनी है। वो वाले स्टूडेंट की आप बात कर रहे हैं, या उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं, या हम उनकी बात कर रहे हैं जो दोनों में अभी चाहते तो हैं लाइफ को डेडिकेट करें, लेकिन इनको अभी क्लियर नहीं है कि कर पाएंगे नहीं कर, मतलब कौन किस प्रकार के स्टूडेंट हैं? मतलब चाहते हैं डेडिकेट करना लाइफ, हाँ लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन में है क्या क्या सही रहे। कृष्ण मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस पालन करना चाहते हैं अच्छे स्तर में। तो डाउट किस प्रकार का मतलब है? तीनों में क्योंकि क्या, तो क्या आश्रम में रह पाएंगे, क्या फार्म कम्युनिटी में रह पाएंगे, या दोनों में नहीं रह पाएंगे? अच्छा। तो उस केस में वो कंफ्यूजन में रहेगा कि बाद में फिर मेरे को प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसमें कैसे कर सकते हैं? ओके। तो फार्म में रह पाएंगे जनरली। तो अगर कोई स्टूडेंट को ये बहुत स्पष्ट और क्लियर है कि उसको अपना जीवन समर्पित करना है इस चीज़ के लिए, तो अगर उस चीज़ में वो क्लियर है तो फिर रह पाना, भाई या तो गृहस्थ में रह पाऊंगा या तो फिर ब्रह्मचारी आश्रम में। 2 ही आश्रम है रहने के लिए,
और गृहस्थ में मैं फार्म में रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा, उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर्स नहीं है। देखिए, फार्म में रहने में जो इट्स मेनली ए मेंटल, कि आप मानसिक रूप से तैयार होने चाहिए बस। ऐसा नहीं है कि कोई फार्म में रहने के लिए कोई एक बहुत ही एक अलग प्रकार की योग्यता चाहिए। हर मनुष्य फार्म में, हर मनुष्य उस सेटअप में रह सकता है। वो कोई उसके लिए कोई बहुत विशिष्ट योग्यता नहीं चाहिए, केवल आपकी समझ और एक मानसिक तैयारी होनी चाहिए, है ना। तो जब हम अपने स्टडीज़ में ही हमें टाइम टू टाइम कुछ समय फार्म में अगर हम जा सकें, जैसे जब आपके वैकेशंस होती हैं, हम लोग को ऐसा धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं कि बेस में रहते रहते ही कुछ कुछ समय, 5 दिन 2 दिन, जब जब हर साल में कुछ कुछ समय वहाँ पर रहें, तो एक थोड़ा सा आइडिया आ जाए कि वहाँ क्या है। बाकी सभी लोग फार्म में रह सकते हैं। उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमें लगता है कि इसके वजह से हम नहीं रह पाएंगे? क्या फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से हमें लगता है? तो फिजिकल स्ट्रेंथ में अगर किसी के पास, किसी को कोई बीमारी है विशेष, कि भाई उनको कोई एक विशेष कोई फिजिकल इलनेस उनकी है, तो वो एक स्पेशल केस है, तो ऐसा करके फिर वो अलग देखना पड़ेगा कि वो रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। लेकिन अन्यथा यदि कोई कोई ऐसी कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं है, किसी को कोई विशेष इलनेस कोई नहीं है, क्रॉनिक इलनेस मेनली, तो फिर फार्म में जिनके मन क्लियर है कि मैं तो ये लाइफ डेडिकेट करनी है, तो कहीं ना कहीं तो रह ही पाएंगे, या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में या तो गृहस्थ आश्रम में। और गृहस्थ आश्रम में मतलब फार्म में। तो ऐसा जनरली ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं रह पाएंगे। और ये होगा कि उसको रहने के लिए जो हमें अपने को मोल्ड करना होगा, अपने स्वभाव को। मान लीजिए व्यक्ति का स्वभाव है इंडिपेंडेंट माइंडेड है, तो वो अगर व्यक्ति इस बात के लिए बहुत स्पष्ट है कि मुझे तो अपना जीवन समर्पित करना है, तो इसके अंदर ये निहित है, ये समझ कि उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मेरे को अपने को, मेरे जो गुरुजन बताएंगे भाई ये स्वभाव आपका चेंज करो, आपको जो है सहनशील होना पड़ेगा, तो वो मैं उसको करूँगा। तो वो अगर चीज है तो कर पाएगा। ठीक है। अभी ये फिर आता है कि मान लीजिए एक बच्चा जो है, उसको विद्यार्थी है, उसको हाँ हाँ मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा, लेकिन फिर प्रैक्टिकली कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? उसको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि हम डेडिकेट होके हम जीवन जी पाएंगे, इच्छा भी है। लेकिन कई बार वो इच्छा होती है, लेकिन जब वो करने जाते हैं तब पता चलता है कि वो इतने ज़्यादा एक्चुअली वो समझे नहीं थे, या इतने ज़्यादा उसका गंभीरता नहीं थी। हमें ऐसा लग रहा था कि हम गंभीर हैं, बट अपनी गंभीरता को भी वो जब समय आता है, जब उसमें गुजरना पड़ता है, तभी वो क्लियर होती है। तो ऐसा रहेगा। तो उसके लिए हमें कुछ रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम वहाँ पर फार्म के जीवन में रह रहे हैं, कुछ अगर हम ऐसा ट्रेनिंग पीरियड के लिए कुछ एक आध साल का समय, तो हमें ऐसा रहेगा जिसमें कि ये चाहिए होगा थोड़ा ये सब क्लैरिटी के लिए। तो उसमें क्या ऐसा है कि कोई भी अगर मान लीजिए एक आध साल का गैप अगर हो जाता है, और उसके बाद में फिर उनका जॉब करने की संभावनाएं इत्यादि बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाती हैं। हाँ मतलब कुछ लेवल पे तो कम होती है, क्योंकि अभी वैसे भी रिसेशन चल रहा है, प्लेसमेंट बहुत मुश्किल से मिलता है। तो फिर कुछ गैप के बाद जॉब लेना, मतलब जो स्किलफुल हैं तो वो तो ले सकते हैं, लेकिन उसमें डिफिकल्टी आएगी, मतलब आती है गैप होने के कारण। तो इसमें हमें ऐसा लेना पड़ेगा कि देखिए, हमें कुछ भी चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें कुछ रिस्क तो होते ही हैं, है ना। तो अगर हम उस दिशा में चलना चाहते हैं, तो हमारी अगर पहले तो स्टार्टिंग में जो सीनियर्स हैं, जो भी हमारे गुरुजन हैं, वो उनके साथ हम अच्छे से देखें। गुरुजन जो हैं, जो गाइड करने वाले हैं, वो लोग भी अच्छे से देखें कि इसमें वास्तव में कितनी इसके अंदर उसकी क्षमता है, कितना उसका
अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत क्लियर है, ये सब चीज़ें भी वो देखें। और अगर उनको लगता है कि ये बोल तो रहे हैं लेकिन ऐसे लगता नहीं है, तो फिर उनको उस प्रकार से एडवाइस करें, है ना, या तो कम समय में हाँ मतलब उस प्रकार से एडवाइस करें। और अगर ठीक है, स्टूडेंट जो है जो भी हैं वो ये समझ करके आगे बढ़ें कि ठीक है, रिस्क है कि हो सकता है हमें ये रियलाइज़ हो कि हम जो सोच रहे हैं कि हम तो इतने डिटरमिन्ड हैं और हमारा तो ये विश्वास है, लेकिन समय होने पे हमें हो सकता है ये रियलाइज़ हो कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, हम ऐसा सोच रहे थे लेकिन हमारी इतनी तैयारी नहीं है, इतने वी आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग। तो फिर कुछ तो रिस्क उसमें लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर कुछ डिफ़िकल्टी होगी जॉब्स कुछ लेने में, लेकिन उसके सामने अगर हम इसको कर पाए तो आगे बहुत सारा बेनिफिट भी है। तो इस तरह से लेकर के इसको आगे बढ़े कि ठीक है, इसमें कुछ रिस्क है, अगर मैं नहीं कर पाया तो कुछ समस्या होगी, बट फॉर एनी गुड थिंग कुछ रिस्क लेना पड़ता है। और ये भी समझें कि अंततः भाग्य के अनुसार ही चीज़ें अल्टीमेटली भौतिक जगत के अंदर चलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार प्लेसमेंट, मान लीजिए किसी को मिल भी जाता है प्लेसमेंट, तो भी बहुत बार होता है जॉब तो छूट जाते हैं लोगों के। और कई बार बीमारी, अन्य घर में आर्थिक समस्या या अन्य ऐसी समस्याओं के कारण भी गैप हो जाता है। तो वैसे भी जीवन में ऐसी चीज़ें तो अन्य कारणों से भी होती हैं। तो हम तो यहाँ पर एक अच्छी दिशा में जाने के लिए ये हमारे कारण बना रहे हैं, लेकिन अन्यथा भी तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति हो सकती है जिससे कि ऐसा हो जाए कि हमें गैप करना पड़े, है ना। तो इस तरह से फिर उसको समझ के चलना पड़ेगा। यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु, कभी कभी एक जो आप आंसर दिए थे अभी, हम्म। उसमें एक हम्म। विचार ये भी हो सकता है ना कि जिनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, हम्म। और अच्छे से बोलें तो उन्होंने अपने आप को इतना जज नहीं कर पाए वो बेस में रहते हम्म। हुए हम्म। कि पूरी तरह से उनको पूरा नॉलेज में उसको साक्षात्कार नहीं कर पाए कि मैं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो एक हम्म। उनके लिए सजेशन ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 साल 6 महीने आप जॉब कीजिए, हम्म। और उससे 2 चीज़ें होंगी। पहला चीज़ ये होगा हम्म। कि उनको एक माया का पूरा अंधकार दिख जाएगा। यदि वो हम्म। इमैच्योर होंगे, और यदि वो सीरियस नहीं होंगे तो फिर वो उसी में उनको आनंद आने लगेगा, जॉब करने में। हम्म। और यदि वो हम्म। वास्तव में सीरियस होते हैं और हम्म। तो उनको सब कुछ रियलिटी वहाँ पे समझ में आएगी, तो फिर वो वापस जो अपना डिसीज़न है उसको उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, आइदर ब्रह्मचर्य आश्रम और वर्णाश्रम, इस तरह से। हम्म। और उसमें दूसरा ये भी उसके लिए बेनिफिट है कि मान लो वो 1 साल जॉब करते हैं, ऐसा, तो उनको हम्म। एक एक्सपीरियंस आ जाएगा, ऐसा हम्म। कि कि यदि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक्सपीरियंस आने के बाद यदि मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में जाता हूँ और वहाँ पे मैं हम्म। नहीं रह पाता हूँ, तो उसके बाद तो मेरे को जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा अच्छा, क्यों? ऐसा मतलब कि उनका अगर एक्सपीरियंस होता है जॉब का तो उसके बाद आसान होता है गैप के हाँ, बाद भी लेना, ऐसा कह मतलब रहे हैं? बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ऐसा। अच्छा। हाँ, हम्म। और कुछ-कुछ कंपनीज़ तो ऐसा बोलती हैं कि जैसे मैं आरती इंडस्ट्री में गया था, हम्म। हमारी जो कंपनी थी, तो मैंने वहाँ से जब लीव किया था 6 महीने बाद, हम्म। तो उन्होंने बोला था हम्म। कि आप 2-3 साल तक आओगे तो हम ले लेंगे वापस, ऐसा, अच्छा। पर्सनली अच्छा। मीटिंग में, ऐसा, हाँ। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो इस तरह से करती हैं, और उसमें क्या होता है, जो सैलरी का जो स्टेटमेंट आता है, तो उसको फिर हाँ। हम दिखाते हैं जब वो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, उसके बाद हमने लीव किया वो, तो हाँ। हाँ। जो हमने सैलरी का जो हमारा स्टेटमेंट था वो दिखा सकते हैं, हमारा जो हम्म। सर्टिफ़िकेट होता है वो दिखाते हैं। उसके बेसिस पे हम्म। हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो हम दिखा देते हैं, हम्म। और 2 साल हमने गैप क्यों किया, हमारे कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, उसके कारण मेरे को करना पड़ा, ऐसा। हम्म। 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 तो हम्म। हम्म। एक ये विचार, मतलब। हाँ, ये भी ऐसा भी सोच सकते हैं। हुँ, बस उसमें केवल थोड़ा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जॉब कर रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन उनके लिए होना चाहिए जिनको एक काफ़ी ये है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, कन्फ्यूजन है हुँ, काफ़ी बड़े स्तर पे, उन्हीं के लिए ठीक है। हुँ, या तो जिनकी कोई कुछ उनको ऐसा है कि भाई कुछ लोन रीपे करना है या तो हुँ, फैमिली में कुछ देना है। हुँ, हुँ, नहीं तो उसके दुष्परिणाम ये भी हो सकते हैं कि
असत्संग की वजह से वो एकदम से ढीले हो जाएं। बट यस, अगर उनका ये है कि इतना दृढ़ता नहीं आ पा रही है, तो उससे तो फिर अच्छा है कि वो इसको ट्राई करें। और अगर वास्तव में वो इतने छोटे एक्सपोजर से पूरा वीक हो गए, तो या तो फिर ये हो कि ठीक है, जब वीक हो गए तो उनको भाई मैं वीक हो रहा हूँ तो ठीक है, उसको छोड़ो, जल्दी आओ, वापस आओ। हाँ, क्योंकि डेडिकेटेड लाइफ जो है उसमें तो आपको काफ़ी दृढ़ता चाहिए होगी। तो अगर आप थोड़े से एक्सपोजर से ही पूरा आउट हो गए, तो इसका मतलब वैसे भी आप यू आर नॉट ए प्रॉपर कैंडिडेट फॉर सच ए डेडिकेटेड लाइफ। यस सर। तो यस, दैट आल्सो कैन बी थॉट ऑफ सिचुएशन वाइज। ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर किसी को इतना वो नहीं तो ठीक है, जॉब करो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जैसे कि जॉब में साथ साथ भक्त संग रहे। तो थोड़ी वो संभावनाएं रहेंगी उसको थोड़ा टिकने की, और बल मिलता रहेगा, कम से कम बुद्धि क्लियर रहेगी कि क्या करना, नहीं तो एकदम से बुद्धि भ्रष्ट ही हो गई। तो हमारे ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर कि भक्त संग में रहते रहते कुछ हो जाए, कुछ जॉब, और ये सब तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि उधर वो एक लड़का वहाँ अहमदाबाद में कर रहा है, वो वसुधामा प्रभु ने भेजा उनको, आदित्य, हाँ। आदित्य। बट ही वॉज रियली, वो तो शुरू पहले कुछ ही दिन के अंदर ही वॉज कम्प्लीटली फ्राइड। बट यस, दैट्स गुड। आई थिंक ऐसे ऐसे विद्यार्थियों के लिए वो अप्रोच अच्छी है। तो उसको उनको ज़्यादा क्लियर होता है, नहीं तो उनके मन में ऐसा रह सकता है कि पता नहीं हम वहाँ चले जाते। तो दैट्स या दैट ऑप्शन कैन बी थॉट ऑफ। और एक एक और क्वेश्चन था प्रभु इसके बाद में, कि जैसा कि आपने बताया कि बेस में रहते रहते स्टूडेंट्स को कभी कभी 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, या फिर उनको जब भी टाइम मिलता है तो फार्म कम्युनिटी में जाना चाहिए। तो उसमें ये भी मतलब जैसा आपने बताया कि इसका एक ये भी हो सकता है कि जब भी टाइम मिले तो फार्म कम्युनिटी में भी जाएं, और जिनको यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए प्रेरणा मिल रही है उसमें रहने के लिए, और या फिर नहीं भी मिल रही है, वो चेक करना चाहें, तो वो भी तो मतलब 4-5 दिन के लिए, या फिर जब भी उन्हें सब मिले तो वो आश्रम में भी तो जा सकते हैं अपने मंदिर में रहने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। वो तो आप जाते ही है ना ऑलरेडी। हाँ, पर प्रभु क्या है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा है कि हमारे मंदिर में ऐसा फैसिलिटी नहीं है कि उसमें स्टूडेंट्स रह सकते हैं। जैसे तो मैं पास में बेस है, पास में बेस में रह ले। तो क्या, बेस में, जो हमारे मंदिर के पास में बेस है। हाँ, एक सेकंड, गुरुद्र कुछ बोला क्या? बहुत बार प्रभु क्या है कि जगह नहीं होती है वहाँ पे, और बेस में भी। हाँ हाँ, भक्ति वन, प्रभुपाद वन, बहुत बार अच्छा वो खुद अच्छा। ऑलरेडी एक बेस ली हुए हैं यहाँ पे, ऐसा दोबारा तीसरा ऐसा। तो हम्म पॉइंट इसमें ये है कि मान लो वो बेस में भी रहते हैं हम्म। ऐसा, तो भी उनको एक आश्रम का जो एक फीलिंग होता है, वो तो उसको वो महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं नहीं, बेस में केवल सोने के लिए जाना है। बस आप मंगला आरती में सुबह में आ जाइए, और फिर दिन में वहीं रहिए। हो सकता है दोपहर को थोड़ा विश्राम करने के लिए फिर बेस पे जाइए। मतलब केवल रेस्ट लेने के लिए वहाँ जाना है, बाकी तो आपका सारा टाइम वहीं मंदिर में जा सकता है, उसमें क्या दिक्कत होती है। हम्म जैसे इवन अभी कुछ मंदिर के ब्रह्मचारी भी, मंदिर में जगह नहीं है तो, है ना, कुछ मंदिर के ब्रह्मचारी भी बाहर रहते हैं ना। हाँ प्रभु, पर क्या है उन्होंने तो विचार कर ही लिया है, और उन्होंने तो डेडिकेट कर ही दिया है, तो हम्म उनके लिए तो वो समझ में आता है। पर हम्म जैसा प्रैक्टिकली, जैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हम्म स्टूडेंट्स को हम फिर बोलते हैं कि आप भक्तिवन प्रभुपाद में रहिए, और हम्म। फिर इस तरह से आते रहिए, तो जनरली ऐसा देखा गया है, फिर वो आराम करने के लिए, रेस्ट के लिए थोड़ा बेस जाते हैं, तो फिर 4-5 घंटे वहीं रह जाते हैं। नहीं, लेकिन उनकी जो उनको गाइड कर रहे हैं, जो उनको लेके जा रहे हैं, उनका उनको शेड्यूल बनाना होगा कि आप जाएंगे, आपकी ये सेवाएं हैं। पूरा उनको एंगेज करो, उनको सेवाएं पूरी इनकी फिक्स हो, तो 4-5 घंटे वहाँ जाएंगे। जब उनकी यहाँ सेवाएं तो 4-5 घंटे जाएंगे, तो उधर सेवाएं नहीं होंगी ना। तो उनको मुझे कि मुझे इतने बजे पहुँचना है, मेरा टाइम रेस्ट का ये से ये टाइम है, आगे ये एक्टिविटी है। अगर आगे आपकी एक्टिविटी नहीं है तो फिर ठीक है भाई, अभी जब मन करेगा तब जाएंगे। हम्म 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 हम्म। हम्म
ठीक है प्रभु। ओके, तो अभी हम ये जो अपनी सीरीज थी उसको हम फिर यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं, है ना। और बाद में फिर इंडिविजुअल लेवल पर कभी आगे जो जिसको भी जानना है और कुछ मान लीजिए कोई पर्टिकुलर फार्म के विषय में, उसके जीवन के विषय में, तो वो तो फिर आगे इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एक रुद्र का क्वेश्चन है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, प्रणाम। प्रणाम। प्रभु आपने बताया था कि ट्रेनिंग के बाद अगर कोई, जैसे वो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग जैसे मंदिर में, उसके बाद ब्रह्मचारी या फिर गृहस्थ। प्रभु गृहस्थ में मतलब जो फार्म कम्युनिटीज होती है, तो प्रभु जैसे एक और एक प्रश्न आता है कि फार्म कम्युनिटीज में जैसे अभी तो जो भी जनरेशन आती है वो एकदम वीक स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि पूरे टाइम कंप्यूटर पे सामने बैठी होती है, इतना खेल कूद नहीं किया होती मोस्ट ऑफ जन। तो फार्म कम्युनिटीज में मतलब पूरे टाइम अपनी बॉडी को यूज करना, तो मैंने सुना है ऐसा कि अगर आपकी बॉडी उस प्रकार की नहीं है तो क्या कहते हैं, आप फार्म कम्युनिटीज में नहीं रह पाओगे, मतलब एकदम पूरा क्षत्रिय बॉडी, स्ट्रेंथफुल बॉडी। तो प्रभु तो फिर ये स्टेटमेंट सही है क्या? क्योंकि उससे जहाँ तक मेरा जो अनुभव है, ज़्यादातर केस में थोड़ा माइंड ज़्यादा इसमें पार्ट प्ले करता है। अगर कोई व्यक्ति मेंटली ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, माइंड से वो आलसी है, तो मुश्किल होती है। लेकिन ऐसा फिजिकल स्ट्रेंथ वाइज अगर हम देखें तो ऐसे कोई फार्म में रहने के लिए कोई फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसे कोई बॉडी बिल्डर चाहिए ऐसा नहीं है। आप अगर अभी आज कंप्यूटर पे ही बैठ के या सेडेंट्री आपकी लाइफ है तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धीरे धीरे एक फिजिकल जो वर्क होता है उसको कई घंटे करने के लिए बॉडी को उसके हिसाब से ढलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है आपको धीरे धीरे उसको इंक्रीमेंट करते करते आपको कम से कम 2-3 साल लग जाए आराम से, कि एक बॉडी जो है वो एवरेज फिजिकल एक्टिविटी कर पाए, इस लेवल पे आ पाए। एकदम से नहीं होगा, लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता कि बॉडी के अंदर कोई इनहेरेंट ये है, क्या बोलेंगे, कमी है कि वो कभी आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट नहीं कर सकती है। तो बॉडी के अंदर तो अडॉप्टिंग कैपेसिटी होती है, और कम से कम ये जो एज है 21, 22, 23, 24 साल, ये वाली जो एज है, तो इसमें तो ये कैपेबिलिटी ज़्यादा रहती है। मान लीजिए किसी कोई भक्त आ रहे हैं 30 एंड अबव, हाँ, तो उनके लिए वो फैक्टर जो है, वो जो बॉडी की जो रेजिलियंस है, बॉडी की जो अडेप्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है ना। और ज़्यादा पे आएंगे, 40 पे आएंगे तो और बहुत कम हो जाती है। और 20 से कम में आएंगे, 7 साल की उम्र में आएंगे तो 100% है। तो इस तरह से वो फैक्टर काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई फार्म वर्क के लिए कोई बहुत हट्टा कट्टा, जैसे मैं हूँ, मेरा जो आई एम जस्ट 45 kg मेरा वेट है। और मैंने कभी बचपन से कोई खेती और ऐसा कोई काम नहीं किया। पूरा वही स्टडीज़ करना स्कूल में और कॉलेज में, यही किया। हाँ, कंप्यूटर के सामने बैठना वो नहीं मेरा जीवन था, क्योंकि मेडिकल में तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन हाँ, लंबे लंबे टाइम बुक्स के आगे बैठना इट्स सिमिलर। स्टडीज़ पूरा कई कई घंटे स्टडी करना इट्स सिमिलर, चाहे कंप्यूटर में बैठो चाहे आप बुक के आगे बैठो। तो उसी प्रकार का ही जीवन मेरा रहा। तो उसके बाद में हमने खेती की और फिजिकल वर्क सब किए। खेती में ऐसा कोई आपको बॉडी बिल्डर की तरह से आपको 50-50, 100-100 किलो की चीज़ें उठानी होती हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्टिविटी में ऐसा कोई बहुत फिजिकल मसल पावर बहुत ज़्यादा चाहिए ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्टेमिना चाहिए होता है, कंटिन्यूसली आप उसको कर सकें, और थोड़ा बैक जो हमारी है वो दुखे नहीं। तो उसमें धीरे 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 बॉडी ढलती है। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं है फिजिकल लेवल पर। मेंटल लेवल पे ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति आलसी है या माइंड से वो है तो मुश्किल होती है।
या प्रभु एक दूसरा प्रश्न, जैसे प्रभु आपने सबसे पहला बेसिक स्टेप होना चाहिए कि हम अपनी लाइफ की प्रभुपाद के लिए और कृष्ण चैत महाप्रभु के लिए देना चाहते हैं। तो प्रभु ये कैसे समझे कि हम ये जो स्टेज है फॉर एग्जांपल किसी भी स्टूडेंट का वो कि विचार आता है ऐसा तो वो मानसिक स्तर पे नहीं है लेकिन वो थोड़ा आध्यात्मिक और थोड़ा ऊपर के स्तर पे कि वो कर पाएगा ऐसा। तो उसमें इंडिविजुअल को देखना चाहिए कि उसका ये जो विचार आता है वो जब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करता है, जैसे हम फिर जो हमारी चैंटिंग है उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली उसको ढंग से कर पाते हैं और सेवाएं जो हैं उसमें हमारी रुचि बनी रहती है, और जब हम करते भी हैं सेवाएं उस प्रकार के डेडिकेटेड लाइफ को करने के लिए जो एक्टिविटीज़ में जो संलग्न होते हैं, तब ऐसा नहीं कि एकदम से एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है नहीं 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 ये तो बहुत ही मैं नहीं कर पाऊंगा इसको, कोई इसमें इच्छा नहीं है, तो वो फिर सुपरफिशियल हो गया, केवल बस विशफुल थिंकिंग है कि बस इच्छा है, बाकी जब करने को आया तब मन बदल गया, तब मन कह रहा है नहीं नहीं यार ये तो नहीं करना, तो वो फिर हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो सुपरफिशियल लेवल पर था। तो जो भी हमारा लाइफ है उसमें, इसलिए हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल तो साथ साथ होता ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि बस थ्योरी है। भाई आप सुन रहे हैं अगर कि भाई भगवान की सेवा करनी चाहिए तो फिर जप करो, है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, सेवा करो, तो वो तो साथ साथ चलता ही है। ऐसा नहीं है ना कि अब बस थ्योरी है और अचानक एक दिन हमें डैडी फुल टाइम का डिसीजन लेना है। हाँ ब्रो। तो वो तो धीरे धीरे जब हम कर रहे हैं तो हमें अपने आप को समझ में आ जाता है कि हाँ मेरी इसमें कितनी रुचि है, मैं इसे कितना गहराई में मैं इसको समझ रहा हूँ। यस, थैंक यू। ओके देन, जी प्रभु। स्टॉप। यस प्रभु, यस। ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्रणाम।